25 जून 2015 मोदी गवर्नमेंट एक नई स्कीम लॉन्च करती है, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है और 2021 तक सभी सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की डेडलाइन रखी गई। तो आइए देखते हैं अब तक कितनी स्मार्ट हो चुकी हैं ये सिटीज़। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है। उसी सपने की पहली किश्त शुरू होने जा रही है। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने, तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट सिटी एक्चुअली में होती क्या है। स्मार्ट सिटी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स आने लगती हैं। असल में सिर्फ ऊंची बिल्डिंग से ही स्मार्ट सिटी नहीं बनती, इन ऊंची बिल्डिंग्स के बिना भी स्मार्ट सिटी बनाना पॉसिबल है। यूरोप की इन सिटीज़ को देख लीजिए, आपको कोई भी स्काई स्क्रैपर नहीं देखेंगे और फिर भी इनको स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी एक ऐसा एरिया होता है जहां टेक्नोलॉजी और डेटा कलेक्शन का यूज़ करके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जाता है, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। स्मार्ट सिटीज़ की उनकी नीड के बेसिस पे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, पर कुछ कॉमन की कंपोनेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, शेयर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी। मोदी गवर्नमेंट का मिशन था कि देश में 6 साल में 100 ऐसी स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएं जो अपने आप में सस्टेन कर पाएं। ऐसी सिटीज़ जिनमें रहने वाले लोगों की लाइफ को आसान बनाया जा सके, और इनका मेन फोकस था क्लीन वाटर सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, IT कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, ई-गवर्नेंस, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। उस वक्त तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। उन 100 शहरों में रहने वाले लोग भी बड़े खुश थे, लगता था कि जैसे पूरा शहर ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिबंक करते हैं। गवर्नमेंट का कहना था कि सॉलिड वेस्ट को टेक्नोलॉजी की मदद से मैनेज किया जाएगा। अब इन फोटोग्राफ्स को देखिए, इन सब में कॉमन पता क्या है? जो है टॉप 5 गार्बेज लैंडफिल्स इंडिया की टॉप 5 लार्जेस्ट सिटीज़ में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं, वो सिर्फ उन सिटीज़ लेवल पे प्रॉब्लम होगी। इन 5 सिटीज़ के अलावा पूरे इंडिया में ऐसे 3000 से भी ज़्यादा लैंडफिल्स और हैं। तो अब ये सिर्फ एक सिटी प्रॉब्लम नहीं, एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसमें सेंटर का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में सिचुएटेड गाजीपुर लैंडफिल तो इतना बड़ा है कि एक टाइम पे इसके अंदर पूरा ताजमहल आ सकता है। 2002 में इस लैंडफिल ने अपनी वेस्ट कैपेसिटी को सरपास कर दिया था, और अब 22 साल बाद भी ये लैंडफिल अपनी वेस्ट कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है। इन 22 साल में दो बार सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी को इस कूड़े का पहाड़ नहीं दिखा। पूरे देश में जितनी मीथेन एमिट होती है उसमें से 15% तो सिर्फ इस लैंडफिल से रिलीज़ हो रही है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को ट्रैप करती है, और जिसके कारण इन लैंडफिल्स में आग लगना बहुत ही कॉमन हो चुका है। उस आग में से निकलने वाली टॉक्सिक फ्यूम्स फिर हवा में मिलती हैं और एयर पोल्यूशन करती हैं। इसी कारण वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को क्रॉनिक हेल्थ डिसीज, स्किन इरिटेशन और ब्रीदिंग डिसऑर्डर जैसे हेल्थ इश्यूज हो रही हैं। तो इससे क्या दिक्कत होती है तुम लोग को? इससे हम बीमार हो जाते हैं। अच्छा, किस तरह की बीमारी होती है बताओ बेटा? यहाँ पे बदबू बहुत आती है। कभी कभी तो शक्ल आग लपटे आती है ना, इससे कहीं इधर आ जाएंगी जब बड़ी बड़ी लपटे होती है। कभी कभी रात देखते कितना मंजर खराब था, हम लोग गए थे जो देखने वाले रिश्तेदार, बस पूरी आग लग रही है। हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है कि वहाँ की सिटी ऑफिशियल्स को हीट सेंसर्स और मीथेन डिटेक्टर्स का यूज़ करना पड़ रहा है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि कहाँ आग लग सकती है। सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, इन लैंडफिल से निकलने वाले खतरनाक टॉक्सिन्स ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रही हैं। बलसवा लैंडफिल के 500 मीटर रेडियस में ग्राउंड वाटर के 2 लैब टेस्ट किए गए। पहली लैब रिपोर्ट में अमोनिया और सल्फेट पाया गया, जो कि गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा था, और दूसरे सैंपल से TDS चेक किया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर, और 900 मिलीग्राम से ऊपर तो बिल्कुल अनसेफ हो जाता है। पर जो उन सैंपल्स का रिजल्ट था वो था 4000 मिलीग्राम पर लीटर। वो ग्राउंड वाटर ना सिर्फ पीने के लिए अनसेफ था, बल्कि वो पानी इतना अनफिट था कि उससे नहाना या कपड़े धोने के लायक भी नहीं था। इतनी परेशानी होने के बाद भी इतना मुश्किल क्यों है इन लैंडफिल्स को ख़त्म करना? इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, अर्बन लोकल बॉडीज़। पर अफसोस हमारे लीडर्स इतने सक्षम नहीं हैं कि वो एक ही टेबल पे बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएँ।
सॉलिड वेस्ट के मामले में सिर्फ इंदौर एक ऐसा शहर है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ देश में ऑन एवरेज 70 से 80% वेस्ट अनट्रीटेड है, वहीं इंदौर में 96% वेस्ट को ट्रीट किया जाता है और इसी कूड़े को बायो प्लांट में प्रोसेस करके इससे हर रोज 17 टन बायो CNG फ्यूल जनरेट किया जाता है। कुछ ऐसे ही प्लांट्स की हमें दूसरी सिटीज़ में भी ज़रूरत है। मेरी राय में क्लीन वाटर सप्लाई वाला एलिमेंट तो स्मार्ट सिटी का एम होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल राइट है, ना कि किसी शहर का स्मार्ट फीचर। किसी स्मार्ट सिटी से 200 किलोमीटर दूर किसी गांव में भी कोई रहता है तो उस तक साफ पीने लायक पानी पहुंचाना भी गवर्नमेंट का काम है, ना कि सिर्फ टॉप 100 स्मार्ट सिटीज़ में। पर यह सब भूल के अगर हम सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में ही देखें तो वहाँ भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, इंडिया की इन टॉप सिटीज़ में भी अभी तक 24/7 वाटर सप्लाई नहीं हो पाई है। अभी भी वाटर कट्स देखने को मिलती हैं जहाँ पे कुछ वार्ड्स में अभी भी 24/7 वाटर सप्लाई के पायलट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो कितने कामयाब होंगे अभी उसका कुछ पता नहीं। 24 आवर वाटर सप्लाई की क्या ज़रूरत? अगर सिटी को स्मार्ट बनना है तो ज़रूरत है। कंपैरिजन के लिए किसी भी वेस्टर्न या यूरोपियन सिटी को उठा लीजिए, वहाँ पानी 24/7 अवेलेबल रहता है। वहाँ के लोगों को पानी टंकी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा बाहर से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। अगर आपको लगता है कि वो तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो बहुत आगे हैं हमसे, तो आपको सीधा उड़ीसा के पुरी में लेके चलते हैं। ये इंडिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ आपको 24/7 वाटर सप्लाई मिलेगी। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके आई, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जिसके कारण उड़ीसा में 5 और सिटीज़ इस 24 वाटर सप्लाई में शामिल हो चुकी हैं। अगर उड़ीसा स्टेट इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं? पॉसिबल तो है, पर इसके लिए बहुत सा काम करना बाकी है। वाटर पाइप्स में से लीकेज को रोकना होगा, वाटर कंटेमिनेशन को बंद करना होगा, घर घर स्मार्ट वाटर मीटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पर अभी तो कई जगह पे हालत इतनी बुरी है कि 24 वाटर सप्लाई तो छोड़ो, पानी ही नहीं आ रहा। घर तक वाटर सप्लाई की वैल्यू क्या है, जो न्यू दिल्ली में रहने वाले कुसुमपुर पहाड़ी के लोगों से पूछिए। वहाँ लोग 20-20 लीटर पानी के लिए आज भी लाइन में लगते हैं। आप ये क्लिप देखिए। भरना तो बस ऐसे यही पीने का, हगने का, ये मुतरने का सब कुछ यही है। सब यही है, कहीं जुगाड़ नहीं है हमारा। नहाने धोने का और कहीं से नहीं सर, यही है हमारा। 6 मिलो का 5 किलो, 5 मिलो 4 मिलो, कुछ भी यही है। 5 किलो यही है बस। हाँ, तो अभी ये दिखाइए, ये एकदम इंडिजिनस वे है उठाने का। क्या उठाइए नहीं, ये दिखा रहा हूँ कि उठाने का ऐसे उठाते हैं बर्तन। अच्छा, ये भी ठीक है, तो भी जुगाड़ पर। अच्छी बात है। कितने कीचड़ में जा रहे हैं, लैट्रिन में सब जा रही है इसके अंदर। अब सर आते हैं, देख के चले आते हैं। यहाँ पर कोई कुछ नहीं, ये वाला क्या सोचेंगे जिंदगी में? मरने के बाद क्या सोचेंगे? कि साला क्या नरक की जिंदगी जी क्या है? जिंदगी में तो कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होगा? एक बड़ा तबका, उसकी जनसंख्या का एक बड़ा तबका एक बेसिक जीवन जीने के लिए भी अभी तक लड़ाई लड़ रहा है। पानी जैसी बेसिक नीड के लिए यहाँ के निवासी आज भी पूरा दिन कश्मकश में रहते हैं। आजकल तो स्मार्ट सिटी शिमला का भी ये हाल हो चुका है। बेंगलुरु में तो वाटर क्राइसिस तक चल रही हैं। कई जगह पे तो वाटर टैंक्स में से वाटर सप्लाई किया जा रहा है। ये सिटी के लोगों ने स्मार्ट बनने का सपना देखा था, वहाँ कई लोगों को पानी स्टोर करने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है। इन स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक मैनेजमेंट कितने अच्छे से हो पाया है, जो हमें इस ट्रैफिक इंडेक्स से पता चल सकता है। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट कंजस्टेड सिटीज़ बन चुकी हैं। इन सभी शहरों की हालत इतनी ख़राब है कि पूरे साल भर में ऑन एवरेज 9 से 11 दिन तो ट्रैफिक जैम्स में बिताने पड़ते हैं। इंटरनेट पे हज़ारों मीम्स शेयर किए जाते हैं और एक वीडियो में देखा कि ट्रैफिक जैम में फंसे हुए लोग अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करवा रहे हैं। अब ऑन पेपर्स तो बहुत सी स्मार्ट रोड बन चुकी हैं, बहुत से स्मार्ट डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं इस ट्रैफिक फ्लो को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ शहरों में इंडिया ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अभी तक 17 इंडियन सिटीज़ में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है, पर इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडिया एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो है कि जहाँ जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें बसेस और मेट्रो का डिपार्टमेंट अलग अलग होना।
अब जैसे कि दिल्ली मेट्रो को ऑपरेट करता है DMRC, पर दिल्ली सिटी बसेस को ऑपरेट करता है DTC। ये दोनों है तो गवर्नमेंट बॉडीज और काम भी सेम कैटेगरी में करते हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई भी इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे होता क्या है? पब्लिक रिसोर्सेज की बर्बादी। अगर कहीं मेट्रो चलती है तो वहीं साथ में उसके पैरेलल बसेस चल रही हैं। एक रिपोर्ट में देखा कि DMRC खुद दिल्ली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि DTC की बसेस उनके पैरेलल रूट्स पे ना चलें। इन डिपार्टमेंट्स में कोई भी ज्वाइंट वेंचर ना होने के कारण ये अच्छे से डिसाइड करके एक शेयर्ड कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं कि कहाँ बसेस ज़्यादा ज़रूरी हैं और कहाँ मेट्रो लाइन। ठीक ऐसा ही हाल इन दूसरी सिटीज़ का है। इन सभी सिटीज़ में मेट्रो और सिटी बसेस अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑपरेट होती हैं। अगर हम किसी भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री में देखें तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब जैसे कि कनाडा में टोरंटो सिटी के एग्जांपल से समझते हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करता है TTC और इस सिटी का ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे से इंटीग्रेटेड है कि अगर आपने टिकट लेके मेट्रो में ट्रैवल करा तो फिर अगले 2 घंटों तक आपको और कोई भी किराया नहीं देना है। फिर चाहे आप मेट्रो से उतरकर सिटी बस पकड़ो या फिर ट्रैम्स पे जाना हो या दोबारा फिर से मेट्रो से ट्रैवल करना हो, उनका मेन मोटिव है सिंगल फेयर प्रोग्राम के तहत 2 घंटों में किसी भी पैसेंजर को पॉइंट A से पॉइंट B की जर्नी को फुलफिल करना। ऐसा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन हमें इंडिया में भी चाहिए। अगर एक ही गवर्नमेंट बॉडी सिटी का ट्रांसपोर्ट हैंडल करे तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी और लोगों को इंसेंटिव मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, और इससे रोड ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए, यह है 2023 की वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड टॉप 20 सिटीज। इसे देखकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 20 सिटीज में 17 सिटीज तो सिर्फ इंडिया की ही हैं। PM2.5 ये एक ऐसा पार्टिकल है जो सिर्फ 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे भी कम के होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसके माइक्रो साइज की वजह से ये दूसरे पोल्यूटेंट से ज़्यादा खतरनाक है। WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक PM2.5 की एक्सेप्टेबल लिमिट है 0 से 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, और हमारी मेट्रो सिटीज़ में यही पार्टिकल ऑन एवरेज 40 से 50 माइक्रोग्राम के ऊपर ही रहते हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट से 10 गुना ज़्यादा। पर ये देखते नहीं तो किसी को इतनी फिक्र नहीं है। मोदी जी का तो अब की बार 400 पर नहीं हो पाया, पर कुछ एरियाज़ में AQI 400 पर ज़रूर चला गया, इतना ज़्यादा कि डीजल बसेस बंद करनी पड़ी, कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। और इंडिया में एयर प्योरीफायर की मार्केट वैल्यू 700 करोड़ तक पहुंच चुकी है और 2032 तक यही मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ तक जा सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि इन बड़ी सिटीज़ में साफ हवा में सांस लेना भी अब लग्जरी आइटम बन गई है, जो किसी भी गरीब इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। और इसी कारण केवल दिल्ली में हर साल ऑन एवरेज 12,000 लोग मारे जाते हैं सिर्फ इस PM2.5 पार्टिकल की वजह से। तो अभी तक इतना तो क्लियर है कि ये सिटी सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रही है। पोल्यूशन तो एक तरफ, पिछले 3 साल से हमें रेगुलर हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। नॉर्दर्न रीजन्स में तो टेम्परेचर ऑल टाइम हाई पे चला गया है, सिटीज़ हीट चैम्बर बनती जा रही हैं, और सॉल्यूशन के नाम पे फिर वही चंदी हरकतें। कई रेड लाइट्स पे ये ग्रीन पर्दा लगा दिया गया है ताकि जब कोई 1 आधे मिनट के लिए रेड लाइट पे रुके भी तो उससे गर्मी से राहत मिल सके। पर लॉन्ग टर्म में इससे कैसे बाहर आना है इसका कोई प्लान नहीं, और इस हीट वेव जैसी प्रॉब्लम को टैकल करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हमारी खुद की भी ड्यूटी बनती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से हो रहा है और सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे ग्लोबल वार्मिंग कभी भी दूर नहीं होगी। हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्राइवेट व्हीकल कम से कम यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और वन टाइम यूज़ वाले प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करें। ऐसे ही छोटे छोटे इनिशिएटिव से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग, गवर्नमेंट ने इससे भी क्लेम किया था उस टाइम कि जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अब इतने सालों बाद गवर्नमेंट का क्लेम है कि 1,60,00,000 घर बन चुके हैं पूरे देश में। चलो इसको मान भी लें, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है। सारी 100 सिटीज़ में ऐसी एक भी सिटी नहीं होगी जिसमें झोपड़पट्टी ना हो। धारावी स्लम्स, इसको कौन नहीं जानता। अपनी झोपड़पट्टी की वजह से ये इतना फेमस हो गया है कि एक टूरिस्ट हब बन चुके हैं। फॉरेनर्स यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख की पॉपुलेशन है इस एरिया की, इतनी कि एक अलग से शहर बस जाए। पीने के लिए साफ पानी नहीं और गंदे नाले का पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है, और इसी वजह से वहां के रहने वाले लोगों को कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आप किसी भी शहर में रहते हो, आप ऐसे ही स्लम्स अपने शहर में भी देखेंगे। यह प्रॉब्लम कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसको एक स्मार्ट सिटी मिशन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इतने घर बनाने गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कुछ अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे। और इन लोगों को घर की नहीं, गरीबी से उठाने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो जॉब्स के थ्रू हो या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स
जब माइक्रो स्केल बिजनेस हो जो इंडिविजुअल लेवल पे घर से ऑपरेट किए जा सके। ऑन पेपर तो मोदी गवर्नमेंट ने इन सिटीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए 90% प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं। जून 2024 तक ऑन एवरेज 8000 प्रोजेक्ट्स में से 7000 से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 10% प्रोजेक्ट्स ही बचे हैं जिनकी डेडलाइन थी जून 30, 2024 और अब इन्हें फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी दौरान कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए गए हैं। सभी 100 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए, जिसका मेन पर्पस है कि वहाँ से सीसीटीवी कैमरास ऑपरेट किए जाते हैं, रेड लाइट्स कैमरास चलान इशू किए जाते हैं, पार्किंग स्पॉट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट सेंसर से पोल्यूशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए भी इन्हीं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का यूज़ किया जाता है। ई गवर्नेंस में भी काफ़ी अच्छा सुधार आया है। कोई भी बिजली या पानी का बिल हो अब ईजिली ऑनलाइन भरा जा सकता है। सिटी में कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी हो वो भी ऑनलाइन हो सकती है। अब उस पर एक्शन कितना लेते हैं या नहीं वो तो एक अलग बात है, पर कंप्लेंट आप घर बैठे ज़रूर कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी काम अब ई गवर्नेंस के थ्रू पॉसिबल हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास, स्मार्ट सेंसर्स, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक पार्क और स्मार्ट क्लासरूम जैसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया। और कई सिटीज़ में तो शेयर्ड बाइक प्रोग्राम शुरू किए गए। वॉकेबिलिटी को बेटर करने के लिए पेडेस्ट्रियंस वे बनाई गई। पर क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे काम बाकी हैं जो सिटी को स्मार्ट बनने से रोक रहे हैं। स्मार्ट बनने से पहले सिटी के फंडामेंटल नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए, पर हमारे इंडियन सिटीज़ अभी भी इसमें लैग कर रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, जो छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स को स्मार्ट सिटी का फैंसी नाम दिया गया, जो देखने में और सुनने में अच्छे लगे, पर अभी तक बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं कर पा रही, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को स्मार्ट सिटी का नाम देके गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया और 2019 की इलेक्शन में इन्हीं स्मार्ट सिटीज़ को बहुत बड़ा एजेंडा बना के पेश किया गया। सिर्फ 100 स्मार्ट सिटीज़ ही नहीं, धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी गई। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। और आज 9 साल बाद भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का हाल कुछ ऐसा है। चलो इस धोलेरा सिटी को छोड़ भी दें, पर अभी तक दूसरी सिटीज़ में भी हालात नहीं बदले। रोड्स पे आवारा जानवरों का होना, जगह जगह पे ओपन सीवेज, खड्डों से भरी सड़कें, थोड़ी सी बारिश में सड़कों पे पानी जमा हो जाना, इंडस्ट्री के टॉक्सिक केमिकल से रिवर पोल्यूशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हीट वेव्स और एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो अभी भी स्मार्ट सिटी पे सवाल खड़े करेंगे। और शायद इसी कारण 2024 इलेक्शन की कैंपेनिंग में मोदी जी ने एक भी बार स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं किया। अगर इतना ही सक्सेसफुल होता मिशन तो क्यों नहीं मांगे डेवलपमेंट के नाम पे वोट। 1,60,000 करोड़ का खर्चा करने के बाद भी ये सिटी स्मार्ट बनने से बहुत दूर है। तो अब प्रॉब्लम्स इतनी सारी, क्या इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है? सच तो यह है कि प्रॉब्लम्स का एक ही प्रोग्राम में सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। असल में इस मिशन का इतना बजट ही नहीं था कि सिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अभी भी कई साल लग जाएंगे इसको अचीव करते करते, पर लॉन्ग टर्म विजन में ये जरूर पॉसिबल है। दुबई की इस फोटोग्राफ को देखिए, 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर लॉन्ग टर्म में ये लोग अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें तो ऐसे स्काई स्क्रैपर की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ इन मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। तीसरी बार टर्म में आने के बाद बीजेपी को 15 साल मिल चुके हैं। इनके पास अच्छा टाइम और मौका दोनों थे, पर अब ये प्रॉब्लम्स का सलूशन तब ही निकलेगा जब इनको स्मार्ट सिटी का फैंसी नाम ना देकर अलग अलग तरीके से एड्रेस किया जाए। इन सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक ही टर्म में सलूशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे लीडर्स की एक यही दिक्कत है, ये ज़्यादातर सलूशन शॉर्ट टर्म निकालते हैं ताकि उस काम का क्रेडिट उन्हें मिले और वो उस काम को पब्लिक में दिखाकर उससे अगले इलेक्शंस में वोट मिल सके। और इसी ईगोइस्टिक माइंड को साइड पे रख के एक ऐसा लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए कि सरकार रहे ना रहे पर वो विजन सेम रहना चाहिए।